सेफ्टी के साथ सेफ्टी का पूरा बता। टायर का है कि है ये टायर जो टायर है सर, मतलब उसके अकॉर्डिंग टू टायर पहले ही सर हमको बना के दिया जाता है कि आप यही टायर यूज करेंगे तो यही बेसिकली सर ये 80-20 टायर है। एक में कितना खर्चा हुआ साइड है दिखेंगे नहीं सिर्फ साइड आपको इस तरह इतना जगह छोड़ रहा है इधर से आप देख रहे हैं आप बैठे रहो ये कितना वजन ले लेता है 10 किलो का छिड़काव वगैरह कर लेता हवा का ये लगभग 7 से 10 मिनट में सब एक हमारा खुद का ही बनाया वेंटिलेटेड बॉडी है। ये जो अपने जो अपना है ये ऑटोमेटिक जैसे कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है डिटेक्ट करके ड्रॉप करता है और ऑटोमेटिक फिजिकल भी करता है। मैंने कि एक नाबार्ड का हम लोग का प्रोजेक्ट मिला है जिसमें मछलियाँ मर जाती हैं उनका तो ऑक्सीजन कम होता है तो इसलिए हम लोग सेंसर बना रहे हैं कि जिससे ऑक्सीजन मतलब मछलियाँ मरने ना पाएँ और ऑक्सीजन हम उसको पंप करना चलो चलो कि हम सभी को हमारे परम आदरणीय उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण इस सभागार में होता हुआ कर्तव्य ध्वनि के साथ हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। आज आप सभी से सादर अनुरोध कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें, मोबाइल फोन के फ्लैशेस को ऑफ कर दें। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन एवं हम सभी के संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माननीय सांसद सदर श्री रविकिशन शुक्ल जी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधियों हम सभी अतिथि देवों भव की परिकल्पना से स्वागत के लिए सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर से सादर अनुरोध करते हैं कि आप पुष्प कलका के द्वारा माननीय सर आपके द्वारा स्वागत उद्बोधन। इस विश्वविद्यालय हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस विश्वविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन के लोकार्पण हेतु हमारे बीच में। मैं इस विश्वविद्यालय के सभी लोगों की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। साथ ही गोरखपुर के सांसद एवं लोकप्रिय अभिनेता माननीय रविकिशन शुक्ल जी का, माननीय कमलेश पासवान जी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में माननीय श्रीमती साधना सिंह जी अध्यक्ष जिला पंचायत गोरखपुर अपने स्वभाव से सहज एवं मृदुभाषी गोरखपुर सदर के प्रथम नागरिक महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक कंपियरगंज माननीय महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच, माननीय विपिन सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री माननीय प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक सहजनवा, माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी,
सदस्य माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र जी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय सहजानंद राय जी, विभिन्न अनुसांगिक संगठनों से पधारे जनप्रतिनिधियों, विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के माननीय सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज परम पूज्य महाराज जी के हाथों से इस नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण अत्यधिक हर्ष का विषय इसलिए भी है कि आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व आपके ही कर्तव्यों से इस भवन का शिलान्यास भी किया गया था। आपकी कृपा एवं मार्गदर्शन सदैव इस विश्वविद्यालय को प्राप्त होता रहा है। इस अवसर पर माननीय महाराज जी को अवगत कराना चाहते हैं कि यह प्रशासनिक भवन अपने नियत समय में और नियत मूल्य पर बन के तैयार हुआ है। इसके लिए यह संपूर्ण परिवार, विश्वविद्यालय परिवार आपके प्रति कृतज्ञ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी दया दृष्टि एवं कृपा से विश्वविद्यालय सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। विश्वविद्यालय द्वारा विगत सालों में अनेक प्रकार की पहल की गई है। इसमें विश्वविद्यालय द्वारा स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत आरबीसी के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। छात्रों को कौशल विकास के ट्रेनिंग देने के साथ साथ ही हमने विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को एक प्लेसमेंट ड्राइव के लिए मोटिवेट किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 4-5 सालों से विश्वविद्यालय में लगातार प्लेसमेंट की वृद्धि हो रही है। जो 4 वर्ष पूर्व 3.1 लाख रुपए का एवरेज पैकेज हुआ करता था इस विश्वविद्यालय का, आज वो 7.5 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है। और हमारे 10 से ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जिनको 50 लाख रुपए से ऊपर के पैकेज पर उनको नौकरियां मिली। नई तकनीकी आवश्यकता एवं मांग के दृष्टिगत विश्वविद्यालय 23-24 से बीटेक आईओटी का प्रारंभ किया है, जिसकी प्रवेश प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। पूरे प्रदेश में महाराज जी आपके आशीर्वाद से विश्वविद्यालय को प्रथम प्रयास में नैक का ए ग्रेडिंग मिला और ये एक उपलब्धि थी विश्वविद्यालय के लिए, जो अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय बनी बाद में। मूक्स के कोर्सेज को रिकॉर्ड करने के लिए और जो बेसिक शिक्षा के शिक्षक हैं उनको और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों को भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। विश्वविद्यालय ने मूक्स के कोर्स के लिए स्टूडियो की स्थापना की है और हम लोगों ने जितने भी अन्य विद्यालय हैं जो लोग अपने कोर्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं उनके लिए निःशुल्क सुविधा विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध है। एनईपी की क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में सबसे पहले इस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ की थी। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, छात्रों में इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों में काफ़ी अधिक बदलाव किया है, जिसके कारण हमारे छात्र 160 से ज़्यादा छात्र पिछले सत्र में लाभान्वित हुए हैं, जो इंडस्ट्री में जाके अपने लिए इंटरप्रेन्योरशिप और प्रैक्टिकल इंटर्नशिप की ट्रेनिंग उपलब्ध कर रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सीएसआर के अंतर्गत भी प्रयास किए गए, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं। सीएसआर के अंतर्गत एचडीएफसी बैंक द्वारा 100 केवीए का एक 50 लाख रुपए का लागत सोलर रूफ पावर प्लांट हम लोगों को उन्होंने दिया है और वो हमारे एकेडमिक बिल्डिंग पर उपलब्ध होगा। हमारे एकेडमिक बिल्डिंग के जितने भी क्लासरूम हैं, विश्वविद्यालय की योजना है कि वो वर्चुअल क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम के रूप में स्थापित होंगे और उनकी पूरी जो बिजली की खपत है वो हमारे सोलर प्लांट से उपलब्ध होगी। ये कुछ उपलब्धियां हैं विश्वविद्यालय की। एक विशेष उपलब्धि रही विश्वविद्यालय के कुशल वित्तीय प्रबंधन से पिछले 4 वर्षों में जो एफडी 65 करोड़ रुपए की विश्वविद्यालय के पास ऐसी उपलब्ध थी जो बढ़कर 130 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। ये धन हम उपयोग करेंगे हम अपने लैब के विकास के लिए, जहाँ पर सरकार की कुछ बाध्यताएं होती हैं। और आज इस अवसर पर एक नई चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। आज एक हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एमओयू करने जा रहे हैं। ये योजना बहुत दिनों से चल रही थी। इस एमओयू में हम हमारे साइबर सिक्योरिटी और साइबर फोरेंसिक की जो लेबोरेटरी होगी और जो सॉफ्टवेयर होंगे वो हम पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, क्योंकि इनके लिए एक चैलेंज होता है। और
इसके साथ ही जो हमारे छात्र होंगे वो इंटर्नशिप की ट्रेनिंग लेंगे पुलिस डिपार्टमेंट से, कैसे इस सॉफ्टवेयर को चलाना है, कैसे इनको उपयोग करना है। तो आने वाले समय में इस अवसर से विश्वविद्यालय के छात्रों को भी एक ट्रेनिंग मिलेगी और हमारे जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को हमारे छात्र विश्वविद्यालय के इन लैब के माध्यम से सहयोग करेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को भी जो विश्वविद्यालय लैबोरेटरी की ट्रेनिंग देगा, सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए आर्थिक मजबूरी नहीं होगी डिपार्टमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट की, कि उनको कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोक्योर करना है। ऐसी योजना है कि जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा विश्वविद्यालय उसको प्रोक्योर करके अपने लैबोरेटरी में रखेगा, जिसका उपयोग हमारा पुलिस डिपार्टमेंट करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। और उद्बोधन की इस कड़ी में मंच पर आसीन माननीय सांसद सदर श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा इस सभागार को उद्बोधित करें। सादर अनुरोध। परम पूज्य महाराज जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके विचारधारा, जिनकी सोच एजुकेशन सिस्टम या हेल्थ सिस्टम हो या सुरक्षा व्यवस्था हो बहन बेटियों के लिए, एक प्रशासन चलाना, एक प्रशासक के रूप में आज पूरे देश में किसी से छिपा नहीं है कि नंबर 1 चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, एक जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज जी का स्वागत। श्रीमती साधना सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी माननीय महापौर, श्री फतेह बहादुर सिंह जी माननीय विधायक कैंपियरगंज, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, हो गई, और सभी ऑल द प्रोफेसर, स्पेशली जो हमारे पांडे जी हैं, जो कुलपति जी हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूं। ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आप पांडे जी के लिए भी एक जोरदार तालियां आप लोग बजा सकते हैं। वेल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग सब इंजीनियर बनने वाले हो ना? क्या बनोगे? हाँ, हाथ उठा के बताओ कौन कौन इंजीनियर बन रहा है? अरे वाह, सब लोग इंजीनियर बन रहे हैं, वेरी नाइस। अभी हम महाराज जी से बात करें तो महाराज जी ने बताया हमसे, पता है क्या बोला? महाराज जी बड़े हाईटेक हैं, महाराज जी इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग एंड ही सरप्राइजेज मी मेनी टाइम्स। ही सेड कि आपकी फिल्म की शूटिंग कैसे होता है सांसद जी? मैं बोला कैमरे से होती है। बोला कैमरा कौन बनाता है? कैमरा इंजीनियर बनाता है। ड्रोन कौन बनाता है? जिससे ड्रोन से आप लोग टॉप शॉट लेते हो, बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती है। जो ड्रोन आज हम लोगों के बच्चों ने वहां बाहर 10 केजी तक के ड्रोन को लिफ्ट करने वाला कि खेत खलियान में स्प्रे कर सकते हैं। छोटे ड्रोन्स भी हैं। आजकल तो फॉरेन कंट्री में पिज्जा वगैरह की सप्लाई और बहुत सारी सप्लाईज भी ड्रोन द्वारा हो रही है, आप लोगों ने देखा होगा। वो ड्रोन यहाँ के बच्चों ने बताया। रेसर कार बनाई है, जो कि परसों महाराज जी गए थे रेसर कार में, जहाँ पे व्हाट डू यू कॉल देम, व्हाट डू यू कॉल दोस रेसर स्पोर्ट्स कार is been made over there by you engineers, formula racer. So वो यहाँ पर बनी है, बच्चों ने बनाई। महाराज जी was very surprised and very happy. In fact he is blessed कि उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया कि बड़ा अच्छा लगल हो कि हर ड्रोनो बना था, ये हर कैमरा भी बनी, यार से शूटिंगो हुई और कुल लड़का बच्चा लोग इंजीनियर बन के आई हाँ आगे जाइए। जैसे कि मालूम बाटे के चंद्रयान 3 में 3 जोनू पूरा टीम रहे, ओकरे में 3 लोग रहना, वो लोग गोरखपुर से रहना। ये धरती गोरखपुर का एक अध्यात्म के धरती बा। पूज्य महाराज जी एकरा अंदर कुल झोंक देना, अध्यात्म बा, एजुकेशन बा, मेडिकल सिस्टम बा, आयुष विद्यालय भी आवता, अनगिनत विद्यालय। ये MMM के पर भी जिम्मेदारी आज जो इतना बड़ा भवन महाराज जी देले बड़ा ना। अभी हम गए थे, बहुत ही हाईटेक, ऐसा लगा किसी फॉरेन कंट्री में या नोएडा की किसी बड़ी या बंबई की किसी बड़ी ऑफिस में आए हैं, वेयर ऑल द प्रोफेसर विल सिट।
इनोवेटिव होगा। अच्छा लगा कि G20 के सारे फ्लैग्स वहां देखने को मिले। वो शक्ति बता रहा है कि भारत आज एक नया भारत, उसके शिल्पकार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उस दौर में आज आप लोग आए हो, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि जहां पे आपको मोदी जी और योगी जी जैसे निस्वार्थ संत मिले हैं जो सेवा करने आए हैं एक विजन के साथ, एक विजन जहां पर हमारे बच्चे, अगर हम लोग वर्ल्ड की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बन रहा है, $5 ट्रिलियन इंडिया बन रहा है और थर्ड इकोनॉमी हम लोग 2024 में बनने जा रहे हैं, तो उसमें आप जैसे बच्चों का, इंजीनियर्स का बहुत बड़ा हाथ है। आज अयोध्या का राम मंदिर इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, वो डन बाय द इंजीनियर्स। देयर आर सो मेनी थिंग्स, अ बिग फ्यूचर वेटिंग फॉर यू, अ बिग फ्यूचर इन दिस कंट्री विच इज कॉल्ड नया भारत। और उस नए भारत के दो शिल्पकार, एक वहां पूरा देश चला रहे हैं और एक 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो बच्चों। हम लोगों को ऐसा कोई नेता नहीं मिला था, हम लोगों को ऐसा कोई अभिभावक नहीं मिला था जो हम लोगों को एक भरोसा दिलाए कि आप लोग सुरक्षित भारत में हो, आप लोग सुरक्षित उत्तर प्रदेश में हो, आपकी बहन बेटी सुरक्षित है, आप लोग पढ़ो, आप लोग नाम करो, आप लोग सीधे चलो। और सीधे चलने के बाद आप पूज्य महाराज जी के रास्ते पर यहां आते हैं। और आज महाराज जी ऐसे बैठे हैं, आज पूरी दुनिया इनकी दीवानी है। बहुत साधुवाद आप लोगों को। जस्ट मेक एवरी मनी, एवरी टाइम स्पेंड बाय योर पेरेंट्स, बाय यू, आप लोग कर सही इस्तेमाल करा, जीवन में बहुत आगे बढ़ा। ये नया भवन, ये MMM, हम चाहब कि हर से बहुत सारा उपलब्धि हो, बच्चा लोग बहुत आगे आप लोग जाइए, काहे कि यही हमनी लोगन खातिर गर्व होला। महाराज जी के चेहरे पे एक मुस्कान आवला कि नहीं, हम अगर सोचे, अगर हम कुल एक विजन देते यार, आके अपन समय देते, सरकारी पूरा धन लगा था, पूरा एक सोच बा कि गोरखपुर एक नजीर पेश करी, ईस्टर्न यूपी एक नजीर पेश करी, उत्तर प्रदेश के एजुकेशन एक नजीर पेश करी। ये इंजीनियर लोग आने वाले समय पे उत्तर प्रदेश का नाम करेंगे। महाराज जी कह रहे थे नोएडा में फैंटास्टिक स्टूडेंट्स आर देयर एंड दे आर फ्रॉम यूपी। आप लोग वो नाम करें, सरकार आपके साथ है। महाराज जी जहां आपको हैं, आपको कोई चिंता नहीं। केंद्र में मोदी जी और यहां पर योगी जी, दोनों चिंता नहीं। बोला प्रेम से नमः पार्वती पदे, दोनों हाथ उठा के हारा हारा महादेव। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये जज्बा रखिया हो भारत के प्रति, कभी गिरोगे नहीं, मेरा दावा है। इस ओजपूर्ण उद्बोधन के लिए सादर धन्यवाद महोदय। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप अपने संरक्षण में आज गोरखपुर जोन के रिस्पेक्टेड श्री अखिल कुमार सर, एडीजी सर एवं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आदरणीय डीन महोदय से अनुरोध है कि आप दोनों लोगों के बीच में आज साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए MOU को साइन कराकर अपनी आश्वस्ति एवं संरक्षण प्रदान करें। तालियों के साथ इस क्षण को ऐतिहासिक रूप से प्रदेश में पहली बार पुलिस और टेक्निकल संस्थान के साथ MOU गोरखनाथ साइबर एनालिटिक एंड फोरेंसिक सेंटर के रूप में आज की यह MOU साइन होने के उपरांत सादर धन्यवाद महोदय। विकास की कड़ी में एक संक्षिप्त वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख। गोरखपुर न सिर्फ गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि है, बल्कि सदियों से भारतीय संस्कृति, ज्ञान विज्ञान की ज्ञान भूमि भी रही है। इसी गोरखपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कर कमलों से पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। 12 करोड़ की लागत से तैयार ये प्रशासनिक भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। जीवन पर्यंत उच्च शिक्षा को सुगम
और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर बने प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन के लोकार्पण से डबल इंजन की सरकार की शिक्षा नीति को और मजबूती मिलेगी, जिसकी प्राथमिकताओं में उच्च शिक्षा का व्यापक प्रसार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अतः इस अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन से न सिर्फ विश्वविद्यालय का प्रभावी संचालन सुनिश्चित होगा, बल्कि छात्रों में शिक्षा का प्रसार और उनकी सहायता में भी यह उपयोगी भूमिका निभाएगा। सभी पढ़ें आगे बढ़े मंत्र के अनुरूप स्पष्ट नीति, साफ नियत और नेक इरादों से क्वालिटी एजुकेशन के समान अवसर उपलब्ध करा रही है डबल इंजन की सरकार। शिक्षा के क्षेत्र की असीम संभावनाओं को भी हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं और उन संभावनाओं को एक नई उड़ान देने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं और निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों ने भी एक अच्छे प्रयास प्रारंभ किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि प्रदेश के उज्जवल भविष्य और सभ्य समाज की स्थापना में शिक्षा की बड़ी भूमिका है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। करके दिखाए जो डबल इंजन की सरकार है वो। नई सोच नई संकल्पों की अनवरत श्रृंखला के सृजनकर्ता मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विपिन सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स, विश्वविद्यालय के सभी स्नातक और परास्नातक के छात्र छात्राएं, उपस्थित महानुभाव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को अपना नया प्रशासनिक भवन प्राप्त होने पर प्रदेश शासन की ओर से आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं। विश्वविद्यालय विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी का उपयोग राष्ट्र निर्माण में, लोक कल्याण में कैसे किया जा सकता है, आप जैसे सुधीजनों को इसके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जब हम लोग देशों की या प्रदेशों की रैंकिंग की बात करते हैं तो वह दो महत्वपूर्ण पहलू उसमें आती है।
एक, अगर जब हम प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं की स्थिति क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति क्या है, और इसको आगे बढ़ाने में, अपनी रैंकिंग को सुधार करने में हम कैसे सफल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी और सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदम, प्रशासनिक तंत्र के द्वारा उसके क्रियान्वयन में की गई तत्परता अपने आप ही रैंकिंग को सुधारता है। इसका एक उदाहरण है, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग अत्यंत खराब थी। लगभग 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। हमने रिफॉर्म किए, सिंगल विंडो पोर्टल बना करके निवेश मित्र के माध्यम से टेक्नोलॉजी को अपनाया और प्रशासनिक तंत्र को इस बात के लिए बाध्य किया कि वह टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए किए गए रिफॉर्म को समयबद्ध तरीके से जमीनी धरातल पर उतारें। परिणाम है, उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार हुआ, 14 से नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश आ गया। सरकार की योजनाओं को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतारने में हमें कितनी सफलता प्राप्त हो रही है, ईज ऑफ लिविंग, उस व्यक्ति को शासन की योजनाएं प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही हैं। टेक्नोलॉजी ने इस कार्य को बहुत आसान किया है। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभालने के उपरांत हर गरीब का अकाउंट जनधन अकाउंट के माध्यम से खोलना प्रारंभ किया था, बहुत सारे लोग उस समय इसकी खिल्ली उड़ाते थे कि खाली अकाउंट खोल करके गरीबों का अपमान किया जा रहा है। इस प्रकार की टिप्पणी करके वह सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इसकी अगली कड़ी क्या है। और उसके उपरांत जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी प्रकार के लेन देन, एक गरीब का हो, एक सामान्य नागरिक का हो, एक कर्मचारी का हो या एक व्यापारी का, डीबीटी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो आज परिणाम हम सबके सामने है। डिजिटल पेमेंट ने एक नई क्रांति ला करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में और उसको भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया के प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हो या फिर अपने युवा शक्ति को दुनिया के अंदर, संजोग से भारत सबसे युवा देश है, यानी दुनिया के अंदर किसी एक देश में सबसे अधिक युवा निवास करते हैं, तो वह सौभाग्य से भारत है। और भारत में कोई प्रदेश है जिसके पास सबसे बड़ी युवा ताकत है, वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 56% आबादी कामकाजी आबादी है और डिजिटल इंडिया का लाभ यह आबादी सर्वाधिक ले सकती है। डिजिटल इंडिया के इस क्रांतिकारी अभियान के साथ पीएम स्टार्टअप की नीति हो या पीएम मुद्रा की योजना, प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हो या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना,
इसने प्रत्येक युवा के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया है और आज उत्तर प्रदेश का अधिक से अधिक युवा इन योजनाओं के साथ जुड़ करके नए नए स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। अभी 21 से 25 के बीच ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया था। दुनिया के 500 बायर्स उसमें उपस्थित हुए थे और आश्चर्य करेंगे कि 3 दिनों में, यानी इन 5 दिनों में, पहले दिन तो राष्ट्रपति जी उद्घाटन में आई थी, तो पहले दिन तो 21 को तो केवल उद्घाटन की औपचारिकता हो पाई थी, लेकिन 22 से लेकर 25 के बीच लगभग 4 लाख लोग वहां पर आए और उन लोगों ने वहां पे इनोवेशन को भी देखा, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को भी देखा। उत्तर प्रदेश के तमाम संस्थानों ने और खासतौर पर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ने अपने अपने स्टार्टअप वहां पर स्थापित किए थे। लोगों को आश्चर्य था, क्या ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है? उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास जिन्हें नहीं, वे लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर प्रश्न खड़ा करते थे, लेकिन आज कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स अकेले उत्तर प्रदेश से इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में उपस्थित हुए थे और उस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल को वहां पर प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे थे। तमाम हमारे तकनीकी विश्वविद्यालयों के इनोवेशन भी वहां पे स्थापित किए गए थे, जिसको दुनिया देख रही थी कि अच्छा ये ताकत है उत्तर प्रदेश में। और आज इसीलिए जब मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, ढेर सारी संभावनाएं आपके लिए हैं, पूरी दुनिया खुली हुई है। इसमें हम अपने आप को जितना समाज की आवश्यकता क्या है उसके अनुरूप किसी इनोवेशन के साथ जोड़ करके अपने रिसर्च को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, उसके परिणाम उतने ही अच्छे होंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक होगा कि आपको पहले इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि आप अपने विश्वविद्यालयों को, आज हमारी जो सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, जो हमारे इनोवेशन और रिसर्च के सेंटर होने चाहिए, वे सरकार निरपेक्ष और समाज से निरपेक्ष हो चुके हैं। हमें निरपेक्ष भाव से नहीं, निरपेक्षता केवल भ्रष्टाचार के प्रति होनी चाहिए, अव्यवस्था के प्रति होनी चाहिए, किसी भी अराजकता के खिलाफ होनी चाहिए। हमें सरकार की योजनाओं के सापेक्ष, समाज सापेक्ष एक सकारात्मक रुख के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा और उसके परिणाम आने में फिर कोई देर नहीं लगेगी। आज मुझे प्रसन्नता है, राज्य सरकार ने जैसे तय किया, जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी गई, तब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 साइबर थाने थे, एक लखनऊ में और एक गौतम बुद्ध नगर में। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक साइबर थाने की स्थापना करवा दी है। हर जनपद में, हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना भी कर दी है। अब विश्वविद्यालयों को और तकनीकी संस्थानों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर साइबर थाना बनने हैं तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप उनके साथ एमओयू कर सकते हैं। जैसे गोरखपुर जोन के साथ आज मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय ने यहां के एडीजी पुलिस के साथ में आज ये एमओयू करते हुए गोरखपुर जोन को तकनीकी सपोर्ट के लिए विश्वविद्यालय जैसे आगे आया है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा आपके सामने दूसरा अवसर हो ही नहीं सकता कि जहां कार्य होना है
वे भी इसी समाज में मौजूद हैं। जिनके लिए कार्य होना है वे भी यहीं मौजूद हैं, और जिन्हें कार्य करना है वे भी यहां मौजूद है। केवल इन कड़ियों को जोड़ने की आवश्यकता है, और उन कड़ियों को जोड़ने का एक माध्यम प्रशासन बन सकता है, शासन बन सकता है, और उन्हीं कड़ियों को जोड़ने का यह माध्यम विश्वविद्यालयों को भी प्रोएक्टिव होकर के बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम देखें या अपने को ये माने, अरे साहब इससे हमें क्या लेना देना है, हमें तो अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था, और प्रोजेक्ट पूरा करके फिर अपने को साइड कर लिए। इससे परिणाम नहीं आने वाले हैं। हमें परिणाम देने के लिए प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। समाज की आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता के अनुरूप इनोवेशन को आगे बढ़ाना। अगर आपने कोई अच्छा रिसर्च किया है, उसका स्टडी पेपर देने के साथ ही उसे पेटेंट करने की दिशा में आगे बढ़ा देना, और फिर सरकार के साथ मिलकर के उस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ जाना। मुझे लगता है आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और आज तो हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। तकनीकी संस्थानों को अब उन घिसे पिटे कार्यक्रमों के साथ जो आज काफी पीछे छूट चुके हैं, उससे आगे बढ़ना होगा। इसमें हर एक क्षेत्र में नई संभावनाएं हैं। विश्वविद्यालयों को देखना होगा कि न्यू एज कोर्सेज को हम कैसे प्रभावी ढंग से अपने यहां लागू कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में आज तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर भी उत्तर प्रदेश में बन चुका है। उस डाटा सेंटर के साथ हम कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं। देश का सबसे बड़ा रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वह उत्तर प्रदेश में बन चुका है। उसके साथ विश्वविद्यालय कैसे एमओयू करके अपने कार्यक्रमों को और अपने बच्चों को, अपने यहां के बच्चों को उनके साथ जोड़ सकता है, यह हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। ड्रोन आज की आवश्यकता है। यह जीवन को और आसान कर सकता है। मैं जब मंच पे था तो मुझे माननीय सांसद जी ने यही पूछा, कहा कि इस संस्थान में क्या होता है। मैंने कहा यह एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। यहां के जो स्नातक हैं, प्रास्नातक हैं, वे यहां से जब जाते हैं तो जो भी ऐसा कार्य है जो इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ है, वो ये सभी कार्य इन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ता है। ये उस फील्ड की शुरुआत यहां से शुरू करते हैं, और फिर ये लोग अलग अलग संस्थानों में जाकर के उन संस्थानों के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा आप फिल्मों में काम करते हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा वहां कैमरा इस्तेमाल होता है? कहा हाँ। मैंने कहा ये कैमरा भी यही लोग बनाते हैं, ये कैमरा कोई और नहीं बना लेता। ऊपर से कोई शॉट लेना हो तो ड्रोन में उसका आज उपयोग कर रहे हैं, ये ड्रोन भी यही लोग बनाते हैं। जो बाहर ड्रोन देखा है ये कहीं और नहीं बनता है। इन्हीं संस्थानों में समाज की आवश्यकता के अनुरूप अभी तक फिल्मों में उपयोग कर रहे थे या कहीं शादी ब्याह में उपयोग कर रहे थे, अब इसका उपयोग कृषि में भी होने लग गया है। आपने देखा होगा 10 लीटर क्षमता का कोई पेस्टिसाइड या कोई भी फर्टिलाइजर लेकर के, लिक्विड फर्टिलाइजर लेकर के वह ड्रोन जा सकता है और 1 एकड़ खेती को 10 मिनट के अंदर खाद का या दवा की छिड़काव करके उस किसान को दवा के दुष्परिणामों से मुक्त एक व्यवस्था दे सकता है और बेहतरीन तरीके से एक जैसे छिड़काव के साथ पूरी खेती को जोड़ सकता है। व्यक्ति पहले मैनुअली जब करता है तो या तो हाथ से खाद छिड़कता है या फिर वह कंधे में रख करके पेस्टिसाइड को छिड़कने के लिए मजबूर होता था। आप अनुभव कर सकते हैं कि जो पेस्टिसाइड जिससे जहरीले कीड़े मर रहे हों, उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती होगी जो अपने कंधे में उसको सटा करके और फिर उससे छिड़काव करता होगा। टेक्नोलॉजी उसके लिए है और टेक्नोलॉजी ने, ड्रोन टेक्नोलॉजी ने उसकी स्थिति को और आसान किया है।
ऐसे ही डाटा एनालिसिस के लिए पूरी दुनिया में आज जितनी भी भागम भाग हो रही है, जितना कुछ हो रहा है, उसके पीछे डाटा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके एनालिसिस की भी व्यवस्था, हमें केवल शोध ही नहीं देना है, उसके परिणाम और दुष्परिणामों से बचाव के रास्ते भी तलाशने हैं। अगर ड्रोन दे रहे हैं तो ड्रोन का उपयोग तो हो, लेकिन ड्रोन का दुरुपयोग भी रोका जा सके, इसकी तकनीक भी आपको विकसित करनी होगी, उस दिशा में भी प्रयास करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन को आसान कर सकती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिणामों के माध्यम से जीवन को आसान बनाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कैसी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में इसका क्या उपयोग हो सकता है, इस दिशा में भी एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस दिशा से आज की आवश्यकता के अनुरूप मैं एक जगह गया, एक समीक्षा बैठक ले रहा था। वहां पे नेचुरल गैस पाइप से बिछाई जा रही थी। अचानक कार्य रुक गया, तो मैंने पूछा वे कार्य क्यों रुका है? उन्होंने कहा साहब रोका इसलिए क्योंकि अगर हम लगा भी देते तो हमारे पास मैन पावर नहीं था। मैंने कहा मैन पावर कैसा चाहिए? कहा कि हमें अच्छे ट्रेंड प्लम्बर चाहिए। इंजीनियर है लेकिन प्लम्बर नहीं है। आप सोचिए कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की योजना को क्रियान्वयन कर रहे हैं। हर घर तक शुद्ध पाइप पेयजल की स्कीम पहुंच रही है। अब पाइप पेयजल की स्कीम हर घर तक पहुंच रही है, तो पाइप पेयजल की इस स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अगर पानी पीना है तो पानी की बचत की आदत भी हमें डालनी पड़ेगी। और अक्सर होता क्या है, पानी खुला हुआ है तो खुला ही हुआ है, कोई बंद करने वाला नहीं होता है। कहीं पाइप लीक हो रहा है तो पानी वहां से निरंतर गिर रहा है, कोई उसको बंद करने वाला नहीं है। अगर हर गांव में ट्रेंड प्लम्बर हो जाए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ या जल की एक एक बूंद पानी के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर सकेंगे, तो यह योजना लंबे समय तक लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का एक माध्यम बन सकती है, बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में यह योजना सफल हो सकती है और उस कार्यक्रम के साथ हर नागरिक को जुड़ना चाहिए। लेकिन तकनीकी सपोर्ट के लिए हमारे तकनीकी संस्थानों को इसमें आगे आना चाहिए। आवास की सुविधा आज हर व्यक्ति की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को आवास चाहिए, लेकिन आवास की तकनीक भी हम कैसे आसान कर सकते हैं? जल्दी घर बन सकें, सस्ते में घर बन सकें, हाई राइज बिल्डिंग बन सके, इसके लिए भी नई तकनीक विकसित करने के लिए कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और जहां कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं वहां जाकर के उसे देखना, फिर उसमें सुधार की क्या गुंजाइश हो सकती है, अपनी लेबोरेटरी में आकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना। गोरखपुर हो या फिर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र, आपने देखा होगा हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के अंदर 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को लाने में सफल हुआ। लेकिन 36 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों को जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है उनमें सबसे पहली आवश्यकता तो ये कि इतना ट्रेंड मैन पावर जो भी वहां के लिए योग्य मानव संपदा की आवश्यकता है, क्या उसको देने के लिए हमारी तकनीकी संस्थान आगे बढ़ पाएंगे? मैं गीडा में अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में गया था और मैं वहां देख रहा था
लोगों की आवश्यकता है, ट्रेन मैन पावर आवश्यकता है, लेकिन ट्रेन मैन पावर नहीं मिल पाता है। अगर हम लोकल स्तर पर अपना तकनीकी सहयोग गीडा प्रशासन के साथ मिलकर के वहां पर किसी ऐसे संस्थान को जहां पे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के कार्यक्रम भी इसके साथ चलें और फिर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी आपूर्ति करने में हम भी अपना तकनीकी सपोर्ट करेंगे, तो आपको भी विश्वविद्यालय की अतिरिक्त आमदनी भी होगी, लेकिन साथ साथ योग्य और ट्रेंड मैन पावर पहले दिन से आपको वहां पर उस इंडस्ट्रीज के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इस दिशा से हर इंडस्ट्री के लिए एक व्यवस्था और भी की है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे अपने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स को आगे बढ़ा सकें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जहां इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद की है, वहीं पीएम इंटर्नशिप की स्कीम और सीएम इंटर्नशिप स्कीम इसमें बड़ी मददगार हो सकती है। हर उस जो 3 महीने 6 महीने के किसी सर्टिफिकेट कोर्स के साथ जो युवा जुड़ना चाहता है, 1 साल के किसी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स के साथ कोई जुड़ना चाहता है, इसके लिए इंडस्ट्री के साथ या वहां के प्रशासन के साथ हमारे एमओयू अत्यंत मददगार हो सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इस दिशा में इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य कर रहा है। यहां से निकले हुए स्नातक और परास्नातक देश और दुनिया के अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थानों में जाकर के कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक प्लेटफॉर्म देश के सभी युवा टेक्नोक्रेट को उपलब्ध करवाया है, उसके लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभी युवा साथी भी अपने आप को तैयार करेंगे, उस योग्य अपने आप को तैयार करेंगे कि वे अपने देश के लिए प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय पूरी तत्परता के साथ, एक प्रभावी भूमिका के साथ, जिस महापुरुष के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, उस महापुरुष की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ने में यह विश्वविद्यालय आपको मदद कर पाएगा। आज के इस अवसर पर आपका नया प्रशासनिक भवन बना है। आपका प्रशासनिक भवन आपने देखा होगा, एक हाईटेक भवन है। उसमें आज के अनुरूप जो नयापन दिया जा सकता था, ऊर्जा बचत से लेकर के, भवन के निर्माण से लेकर के, भवन की तकनीक को लेकर के, वह सब कुछ करने का एक प्रयास किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अपनी इस युवा ऊर्जा के साथ मिलकर के प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। आज यहां पर प्रोफेसर जेपी पांडे जी के यहां पर अपने कुलपति के कार्यकाल का अंतिम दिन भी है। मुझे लगता है कि इसके बाद वह जेकेटीयू के कुलपति के रूप में उन्होंने दायित्व अपना विधिवत ले लिया है, लेकिन अब वहां जाकर के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर मैं मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रोफेसर जेपी पांडे जी के नेतृत्व में आप सब ने विश्वविद्यालय को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए देखा है। यह विकास और इस सकारात्मकता का समन्वय आप लोग निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर धन्यवाद प्रेषित करते हैं एवं आपके वरद हस्त के संरक्षण में
यह पूरा समाज, समस्त छात्र एवं छात्राएं आपकी आशा के अनुरूप आने वाले समय में स्वर्णिम भारत का निर्माण कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय